चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन 30 मिनट्स के अंदर हम लोग फिनिश करेंगे। कभी भी कोई चैप्टर का पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितना मार्क्स है चैप्टर को है। एचएससी में 12 मार्क्स। सो सबसे पहले बाजू में आप लोग लिख लो, इधर 12 मार्क्स का चैप्टर है और पिछले 4-5 पेपर हमने एनालिसिस किया है। हर एक पेपर, एक भी पेपर में 12 मार्क का क्रॉस करके 13 नहीं हुआ है और 12 मार्क से कम 11 मार्क नहीं हुआ है, तो एग्जैक्टली 12 मार्क का पूछेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में 8 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और 8 नंबर में से आता है। 2 में से भी नहीं, 4 और 8 में से आता है। 4-4 मार्क के मैक्सिमम इस चैप्टर में से आएंगे। अब कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या शॉर्टकट्स है, वो मैं बताऊंगा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से वीडियो है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज का अलग से वीडियो है, जिससे आसानी हो। लेकिन ये चैप्टर करने के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। नाउ इसका शॉर्टकट, सबसे पहले तो आपको 1.1 1.2 में से एकदम टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का आएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन, तो ये इसका कोई भी रोल नहीं है, डियर फ्रेंड्स इन 11th स्टैंडर्ड पूरे तरीके से आप स्किप कर दो। नाउ मीनिंग और डेफिनेशन, एक सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ, शॉर्टकट भी बताता हूँ। प्रिंसिपल क्या होता है? एक प्रकार का फंडामेंटल ट्रूथ जो लोग मानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक प्रकार का सच्चाई, फंडामेंटल जो यूनिवर्स में लागू होता है। इसका मतलब व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो गाइडलाइंस है, ठीक है, जो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में काम में आता है। आया समझ में? तुमको 3 लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे? सबसे पहले मेरा अंडरलाइन किया हुआ आप कर सकते हो। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है, नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो गाइडलाइंस है जो एम्प्लॉय को बिहेवियर को असर करते हो। आया समझ में? और ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप है, इसके ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? शॉर्टकट। नाउ इस शॉर्टकट में भी आपको एक गजब का शॉर्टकट बताऊंगा। ये जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के 7 पॉइंट है, मैं फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ जगह पे 7 पॉइंट लर्न करने का एक छोटा सा स्टोरी भी बताऊंगा, उससे आपको आसानी होगा। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट क्या है? जो संस्था कंपनी को चलाता है, एक कला है लोगों से काम करवा के लेने की। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, एक हेनरी फेयोल ने दिए हुए हैं और एक टेलर ने दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल ऐसा है जैसे कि रात होगा दिन होगा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कुछ जगह पे 6 महीने रात भी रहता है। सो मैनेजमेंट चलाने के लिए ये 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के जो वर्ल्ड वाइड लागू होते हैं, तो वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब उसमें एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर एक जगह पे आप 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखोगे, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? देयर शुड बी ओनली वन बॉस। सोचो एक क्रिकेट टीम में 2 कैप्टन है, तो कैसे चलेगा? एक बोलेगा बुमराह को बोल, एक बोलेगा शमी को बोल ओपनिंग ओवर डालने। सो वाइस कैप्टन होगा, लेकिन वो कब कैप्टन बनेगा? जब कैप्टन फील्ड के बाहर है। सो एक ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? यूनिवर्सल, कहीं पे भी एक प्राइम मिनिस्टर होगा, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सो ये यूनिवर्सल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी लागू होते हैं, सारे टाइप के संस्था में लागू होते हैं। एक ही सब्जेक्ट की एक टीचर होनी चाहिए, 2 रही तो चैप्टर्स अलग सिखाओ। एक ही चैप्टर 2 टीचर सिखाए तो कंफ्यूजन होता है। पहला पॉइंट समझा। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस है। सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर टैकलिंग ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। इसका भी आपको प्रिंसिपल बता दूं, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क अब सिंपल सा है। ये जनरल गाइडलाइंस क्या है? एक कंपनी में एक ही आदमी सब काम करे तो कंफ्यूजन होगा, उसके बजाय प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर को अपॉइंट करो, फिनेंस में सीए को अपॉइंट करो, आया समझ में, मार्केटिंग के लिए एमबीए को अपॉइंट करो। सो व्हाट आर दीज गाइडलाइंस जो सिचुएशन में हेल्प करें अलग अलग लोगों को, आया समझ में। तीसरा, मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सी वक्त के साथ साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए गए। आप इसमें टेलर के प्रिंसिपल डाल देना, एफ डब्ल्यू टेलर का टेलर प्रिंसिपल्स।
टेलर ने बहुत 1911 में एक किताब लाई थी, उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने ये बताया था, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो नतीजे लाए थे कि काम को बांटो, स्पेशलिस्ट पहले ट्रेनिंग दो लोगों को, फिर काम करवाओ। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बने हैं, जो एक्सपर्ट से मैनेजमेंट उन्होंने 8 10 15 20 साल काम किया और फिर उन्होंने बोला ये काम करने का सही तरीका है। आया समझ में? चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, एक प्रिंसिपल है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? आपका प्रिंसिपल थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप में लिया जाए, बाकी सब लोग को सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर तीनों लेवल के लोग लेंगे। अच्छा, कौन सा अच्छा? दोनों। अब रिलायंस की कंपनी में सेंट्रल बड़े डिसीजन मुकेश अंबानी लेगा, छोटे डिसीजन लोअर लेवल पे लोग लेंगे, बराबर है। लेकिन एक सर्जरी में डॉक्टर ही डिसीजन लेना चाहिए, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन लगेगा। सो ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे बदल सकता है। नेक्स्ट, बिहेवियर। ये इंसान का बिहेवियर बताते हैं। बिहेवियर किस प्रकार से? आप यहाँ पे रेमुनरेशन का प्रिंसिपल ले लो। यदि एम्प्लॉय को रेमुनरेशन बहुत ज्यादा दिया तो कंपनी लॉस में चला जाएगा, रेमुनरेशन बहुत कम दिया तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं आएगा। सो बिहेवियर क्या बोलता है कि, बोलते हैं ना, ग्रुप गोल्स अचीव करने के लिए आपको रेमुनरेशन ऐसा देना है जो कंपनी भी फायदे में हो, एम्प्लॉय भी फायदे में। नाउ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, अगेन ये प्रिंसिपल आप रिपीट कर सकते हो। कारण अच्छा पगार दिया, ज्यादा नहीं, अच्छा सही पगार स्किल के हिसाब से, तो काम बराबर करेगा, आउटपुट ज्यादा आएगा। उबेर का सक्सेस का कारण क्या है? बैंगलोर में उबेर के कुछ लोग आईटी इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं। आया समझ में? सो आप पगार बराबर दे रहे हो, वो लोग काम कर रहे हो, आपको फायदा। सो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, आप सही कारण लाओ तो नतीजा आएगा, सही पगार दो तो अच्छा काम करेगा, तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगा। और ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। एक प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये हेनरी फेयल का आखिरी प्रिंसिपल है। वो क्या बोलता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शांति और सद्भाव का बोलते ना सिचुएशन होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नाराजगी है, मारुति में स्ट्राइक हुआ था, एक एम्प्लॉय को मर्डर, जान ले लिया था एचआर का। फिर बजाज में 3 लोग की जान चली गई थी। ग्रेजियानो करके एक इटली की कंपनी है नॉर्थ में, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर को मार डाला था। पूरा कंपनी का वातावरण खराब हो जाता है। अभी मारुति क्या करता है, पहले से ही सेटल कर लेता है, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों में प्रॉब्लम नहीं, तो हालात अच्छे तो आउटपुट ज्यादा, तो प्रॉफिट ज्यादा, तो वर्कर को भी पगार ज्यादा, सब बैलेंस चल रहा है उधर। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसका एक स्टोरी आपको बता दूं शॉर्ट में याद रखने के लिए, जिससे आपको लर्निंग आसानी हो। अभी ऐसा सोचो, एक छोटा सा स्टोरी है, सन, सूरज का, बोलते हैं ना यूनिवर्स का एक ऐप है, यूनिवर्स का एक ऐप है सन ऐप। वहां से रोशनी नहीं गाइडलाइंस निकलते हैं। जैसे ही वो धरती को टच करते हैं, धरती में प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। ये मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में मेरे स्टोरीज बहुत सारे डाले हुए, आप देख सकते हो। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे धरती में बोलते हैं ना हिट करते हैं, धरती में प्रैक्टिस और आसमान में एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना पेड़ पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, जानवरों का बिहेवियर बदलता है। और ऐसे सोचो, जब पानी को हिट करता है धूप की रोशनी, तो ऊपर बादल बनते हैं, कॉज और इफेक्ट, बारिश होता है, और सारे प्रिंसिपल एक साथ आते हैं और सूरज को हाथ जोड़ देते हैं। लॉजिक समझ में है? आप स्टोरी की मदद से लर्न कर सकते हो। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पिछला क्वेश्चन नेचर का 4 मार्क और ये 4 मार्क, दोनों मिलकर एक साथ 8 मार्क का नहीं आएगा, नॉर्मली एक ही आएगा। ठीक है, अभी प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, सेम वाली बात है। मैनेजर्स को गाइडलाइन कैसे मिलेगा? उसमें एक है ऑर्डर, प्रिंसिपल हेनरी फेयल का, हर चीज को सही जगह पे रखो और हर जगह पे सही चीज होनी चाहिए। अभी एक जापान में कंसेप्ट है मिनिमलिज्म, मतलब कि आप ज्यादा बिखेरोगे सामान, ज्यादा रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। कीप इट स्मॉल, कीप इट लेस, जितना जरूरी है उतना रखो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सो आपको सिचुएशन और प्रॉब्लम समझ में आएगा, मैनेजर को समझ में आएगा ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हर एक प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल, मटेरियल, मशीन, और ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इन शॉर्ट मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, रिसोर्सेज। तो यदि मैनेजर को पता है हर चीज में कीमत है, ठीक है, तो वो ठीक से यूटिलाइज करेगा। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ले लो,
तो रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल करेगा। आपको एग्जाम में 3-3, 4-4 लाइन विद एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल आप रेम्यूनरेशन डाल दो कि ज्यादा रेम्यूनरेशन दिया तो कंपनी घाटे में चला जाएगा, कम रेम्यूनरेशन दिया तो एम्प्लॉय छोड़ देगा। ठीक है। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप डाल सकते हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? सी, आप डिसीजन जब लेते हो, सपोजली 12th के बाद आपके पास ऑप्शन है बीबीए, बीकॉम, होटल मैनेजमेंट, लॉ, अलग अलग। आप हर एक का स्टडी करके फिर बोलोगे बीबीए करना है। उसी प्रकार से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि आप 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक करो। आपने 10 के 10 इंप्लीमेंट किए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 10, यहां से सपोजली मुंबई टू दिल्ली जाना है बाय एयरपोर्ट, अभी एक हाईवे बन रहा है, रोड, ऐसा सोचो, नदी से होगा है नहीं, लेकिन नदी से, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आप सोचो, कॉस्ट सब देख के। तो डिसीजन मेकिंग में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है आप कितने भी प्लान बनाओ, लेकिन जब इंप्लीमेंट करना है एक ही इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आप मल्टीपल प्लान इंप्लीमेंट करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। जैसे एक 50 ओवर का मैच है, आपने प्लान बनाया बुमराह पहले डालेगा, ठीक है, या तो शमी डालेगा या स्पिनर से चालू करेंगे। जब मैच शुरू होता है एक इंप्लीमेंट करो, आप सब तो एक साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? एम्प्लॉय के प्रति उनको पगार बराबर दो, कंज्यूमर्स के प्रति उनको गुड्स का क्वालिटी दो, खुद मैं एम्प्लॉय के कंपनी के प्रति की प्रॉफिट में आओ। सो ये लोग बोलते हैं ना, रिसोर्सेस का ठीक से इस्तेमाल करो ताकि आपका सोशल जो जवाबदारी है, आप सोसाइटी का वस्तु कम से कम डैमेज करो। ठीक है। हेल्दी वर्किंग स्पेस, स्टैंडर्ड टूल्स। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड टूल्स है ये टेलर का है। टेलर ने क्या बोला था, आप 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बजाय एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करो, ताकि क्या होगा, आउटपुट वही क्वालिटी का आएगा। आप 10 अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो क्वालिटी अलग आएगा। आप एक कार में 4 अलग अलग कंपनी के टायर डालते हो, आपको इफेक्ट अलग आएगा। एक ही कंपनी के 4 टायर डालो, लॉजिक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट निरंतर एक्सपेरिमेंट होता रहता है, निरंतर चेंजेस आते रहते हैं। एक नया थ्योरी डेवलप हुआ है, कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी क्या बोलता है कि मैनेजमेंट डायनेमिक इन नेचर है, वो बदल गया है तो तुम भी बदलो। अभी इंडिया में बैंक को पहले 6 डेज ऑफ वीक था, अभी क्या हो रहा है, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे। अभी देखो 1-2 महीने में ऑल द 4 सैटरडेज हॉलीडे हो जाएगा। कुछ कंट्रीज लाइक जर्मनी, वो लोग 4 डेज वीक बोल रहे हैं, 4 दिन 10-10 घंटा, 40 घंटा हुआ, या एक दिन का 8 घंटा। वो लोग बोल रहे हैं आदमी 4 दिन के बाद 3 दिन आराम करने के बाद ज्यादा अच्छा क्वालिटी देता है। तो वक्त बदल रहा है। तो कंटिजेंसी थ्योरी बोलता है मैनेजमेंट डायनेमिक है, आप सिचुएशन बदलता है वैसे बदलो। एप्पल कंपनी पहले कंप्यूटर बनाता था, लेकिन बाद में मोबाइल में शिफ्ट हुआ। सोनी बदल नहीं पाया। 10 साल पहले सोनी और एप्पल सेम स्थिति में थे। सोनी ने, क्योंकि वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोन था सोनी का, और एप्पल का सिंपल था, बहुत लेट, और इट वाज अ ब्रिलियंट फोन, क्वालिटी म्यूजिक, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैंने यूज किया सोनी का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था अंदर क्या होता है, क्वालिटी नो वाइज। एप्पल ने क्या किया, बढ़िया फोन और इंटीरियर का सॉफ्टवेयर भी खुद बनाया। सोनी ने सॉफ्टवेयर, मतलब जो प्रोग्राम है ना, अभी सब एंड्रॉइड पे होता है, सोनी वो नहीं कर पाया। सोनी ने अब सॉफ्टवेयर में पीछे हो गया, और फोन की जान क्या है, सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है, ठीक है ना, वो एप्पल ने किया। इसलिए एप्पल ने खुद का आईओएस डेवलप किया, दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। सोनी का खुद का आईओएस कहाँ है, तो इसलिए उसका फोन फेल गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, सिंपल सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसे सेल्स वाले ऑर्डर लाएंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, परचेज खरीदेंगे, फिनेंस पे करेगा, सबके कोऑर्डिनेशन से काम चलता है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हर चीज में गोल्स, पहले तो एनुअल गोल्स होते थे, फिर अभी मंथली गोल्स होते हैं। बैंक्स को तो दिन का टारगेट दिया रहता है, आज इतना होम लोन कर, इतना पर्सनल लोन कर, बहुत प्रेशर होता है एम्प्लॉइज पर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, उनको दिन का टारगेट दिया जाता है। बैंक का एम्प्लॉय देखो रात को 8-8, 9-9 बजे घर जाता है, क्योंकि डेली टारगेट्स रहते हैं उनके। अच्छा, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हेनरी फॉयल का, आपको ये देखो कितने पॉइंट दिए, 14।
14 के 14 8 मार्क का आना चाहिए, बट आता नहीं है। इसमें से दे विल आस्क एनी 5, मैं आपको हर एक एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका हो जाएगा। एनी 5 आप 8-10 भी लर्न किए तो आपका हो जाएगा। अभी हेनरी फेयोल, अभी सोचो एक कंपनी है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड सो ऑन। हेनरी फेयोल ने पूरे कंपनी के लिए दिया था प्रिंसिपल, जबकि इसके बाद वाला थियरी आएगा एफ डब्ल्यू टेलर, उसने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिया था। सो पूरे कंपनी के लिए जो प्रिंसिपल्स क्या था, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। एग्जाम्पल, मार्केटिंग में एमबीए, फाइनेंस में सीए, प्रोडक्शन में इंजीनियर। काम को बांटो कंपनी के और डिपार्टमेंट बनाओ, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात बताओ, टीचर स्टूडेंट, ताकत कहां से कहां फ्लो होता है? ऑथोरिटी टीचर का स्टूडेंट के पास है एंड स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द टीचर। सो ऑथोरिटी एक प्रकार का लीगल ताकत है जो मैनेजर को दिया जाता है काम करने के लिए, उसका जूनियर को सबॉर्डिनेट बोलते हैं, जूनियर या सबॉर्डिनेट। सो सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द टीचर, सो ऑथोरिटी फ्लोज ऑनवर्ड्स, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। तुम्हारे पेरेंट्स का अथॉरिटी तुम पे, तुम जवाबदार हो पेरेंट्स के प्रति। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए क्या करते हैं? पेनल्टी। यदि आपने स्मोक करते हुए पकड़े गए तो आपको 500 रुपए का पेनल्टी लगेगा। हेलमेट नहीं पहना तो तुमको गाड़ी अंदर आने, फैक्ट्री के अंदर लाने देंगे नहीं, बाहर तुम रिस्क बढ़ता है फिर। तो ऐसे डिसिप्लिन रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड, मैंने ऑलरेडी बताया, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आप एक टीम में एक ही, देखो एक ही कैप्टन होना चाहिए, दो कैप्टन रहा तो कंफ्यूजन होता है। ये बराबर है ना, ये क्रॉस कर दिया, देयर मस्ट बी वन कैप्टन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया, आप 10 प्लान बनाओ, इंप्लीमेंट एक करो, उसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, अभी एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है, दोनों के ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलने चाहिए। एम्प्लॉय ने ऑब्जेक्टिव कम रखा तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, बराबर है। सो इन केस कंपनी के ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव में फर्क आ रहा है तो बैठ के दोनों का ऑब्जेक्टिव एक दिशा में, आपकी गाड़ी के दो टायर अलग अलग दिशा में जा रहे होंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो इस प्रकार से। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मैंने बताया, डिसीजन टॉप में लिया जाएगा, नीचे के लोग को फॉलो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप, मिडिल और तीनों लेवल पे होगा। बेस्ट क्या है? डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा पगार कंपनी लॉस में, कम पगार एम्प्लॉय छोड़ देगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब देखो ये प्रिंसिपल, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट हुआ ना, टॉप टू लोअर लेवल। अभी ये डिपार्टमेंट है, ये तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये तुम्हारा फिनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। डी को जी से बात करना है तो एक डी को सी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जी को एफ से नहीं, डायरेक्टली एक छोटा सा डॉटेड, इसको डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। मतलब स्केलर चेन टॉप टू लोअर लेवल बोलता है, और एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आसानी से बात करें ऐसा सिस्टम होना चाहिए। नहीं रहा तो आप सीनियर से परमिशन लेते लेते इसको महीने बीत जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन डिले होंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज की सही जगह होनी चाहिए और सही जगह पे हर चीज होनी चाहिए। जैसे कि पिछले साल के फाइल्स वो लोग गोडाउन में रखते हैं, ठीक है, इस साल के जो फाइल्स है वो सामने रखेंगे। आप एक केक शॉप में जाओ, जो सबसे ज्यादा बिकता है केक है ना, वो वजन कांटे के बाजू में रखेगा। आइए नगर बेकरी में जाना, उसका एक मावा केक सबसे ज्यादा बिकता है, वो सामने रखता है। बाकी सब जो कम बिकने वाले केक, जितना कम बिकता है उतना कॉर्नर में रखता है। उसको पता है बार बार 10 में से 8 कस्टमर मावा केक बोलेगा। सो हर चीज को सही जगह पे रखो, दिमाग। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको इक्वल ट्रीट करो। अभी आप देखो, अमेरिका का एरोप्लेन का हेड और वर्कर आपको साथ में खाते हुए दिखेंगे नहीं। इंडिया में भी बहुत हद तक ये पॉसिबल है, जापान में ऐसे नहीं है। एरोप्लेन का मैनेजिंग डायरेक्टर वर्कर के साथ आराम से खा रहा होगा। सबको सरीखा ट्रीट करो, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय को बोलो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग तुमको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय का ईएमआई रहता है, हेल्थ में असर होएगा। कितने सारे एम्प्लॉय ऐसे भी है जिनको बोला है कि तेरा नौकरी गया, उधर के उधर हार्ट अटैक, डेथ। सो स्टेबिलिटी मतलब एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसका जॉब जाना नहीं चाहिए। अभी बायजूस का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, हो सकता है बायजूस बंद हो जाए। बायजूस बंद हो गया तो हजारों टीचर्स का नौकरी एक साथ चला जाएगा ना। सोचो वो टीचर्स का जो पगार चल रहा था, ईएमआई चल रहा है, बैंड बच जाएगा उन लोग का। सो लोगों का नौकरी का स्टेबिलिटी आपने देना चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कि नवे तरीके से काम करना और गलती एक्सेप्ट करना।
बड़े बड़े कंपनीज ने करोड़ों रुपए की गलती की है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, अभी जैसे एप्पल का छोटा सा था ना म्यूजिक का, क्या था वो, आईपॉड, आईपॉड था ना, आईपॉड बंद हो गया, अभी मोबाइल में सब कुछ आ गया, तो स्टार्टिंग में सक्सेस था, अभी कहाँ बिकता है। सो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपके चले नहीं, कुछ चलेंगे, आप पर निर्भर करता है। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स पूरा रिलेशन में हार्मनी होना चाहिए। आया समझ में 14 पॉइंट्स। नाउ एफ.डब्ल्यू. टेलर, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 1911 में किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिर्फ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का थ्योरी है, उसके तहत उन्होंने कौन से प्रिंसिपल दिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये थ्योरी 100 साल पुराना है, हेनरी फ्योल का 100 साल पुराना है, उस समय का विचारधारा अलग था, मोबाइल आया नहीं था, भले टेस्ला जो था उसके मन में था कि बिना वायर कम्युनिकेशन के लॉन्च हुआ नहीं था। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में उसने क्या बोला, 100 साल पहले, चल वर्कर आया, चल तू प्रोडक्शन में लग, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, साइंस लाओ, वर्कर आ रहा है उसको उसके स्किल के हिसाब से अपॉइंट करो, ट्रेनिंग दो, फिर मशीन मिलाओ, मशीन को स्टैंडर्डाइज करो, टाइम देखो कितना लगता है। वो पहला इंसान था जिसने साइंस लाया प्रोडक्शन में, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, कुछ सक्सेस हुए, आई थिंक जेल भी हुई थी एक गलती के धमाका हुआ था एक प्रोडक्शन में, बट ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, और 100 साल बाद उनकी थ्योरी आज भी है। तो उन्होंने बोला साइंस लेकर आओ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने बोला देखो उस समय वर्कर्स को सी 8 घंटे का जो टाइम है ना, हेनरी फोर्ड टाटा स्टील ने लाया था, मुझे लगता है 1908 या 1913, दो में से एक टाइम है, ठीक है। उसके पहले कहाँ 8 घंटे का शेड्यूल था, वर्कर को तो 12-12 14-14 घंटे काम कराते थे। इंडिया वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने 8 आवर वर्क लाया ना, वो थी इंडिया की टाटा स्टील। तो मैनेजमेंट वर्कर को लगता था हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट को लगता था वर्कर इतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसने बोला मैनेजमेंट और वर्कर्स में हार्मनी लाओ, ठीक से काम करो, मतलब पगार अच्छा दो, वर्कर भी खुश, कंपनी भी प्रॉफिट में, क्योंकि आउटपुट का क्वालिटी बढ़ता है। तीसरा, मेंटल रेवोल्यूशन, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का बदलना जरूरी है। मारुति में एक एम्प्लॉय का, एचआर का एक आदमी का डेथ हुआ था, उसको मार डाला था, लेकिन उसके बाद पुलिस केस हुआ, वर्कर का भी तो लाइफ खराब होता है। उसके बाद से नेक्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, दोनों ने आपस में डिसाइड किया शांति से, जो पगार का बढ़ने का मीटिंग किया, दोनों मान गए, तो कंपनी ने बोला हम तुमको 4,000 एक्स्ट्रा दे रहे, क्योंकि बिना झंझट के हुआ, एम्प्लॉय भी खुश, दोनों एक दूसरे के प्रति विचारधारा, क्योंकि यदि एम्प्लॉय नाराज है वो प्रोडक्शन में क्या करेगा, गलत खराब कर देगा आउटपुट, वो बोलेगा हमको थोड़ी पता, लॉस किसका हुआ, कंपनी का, उसको भी पगार, कंपनी लॉस में जाएगी तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेंटल रेवोल्यूशन लाओ, कॉपरेट करो, इंडिविजुअल उसने बोला कोई नहीं है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, और उसमें भी उसने कॉपरेशन मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय शुड कॉपरेट विद ईच अदर, कैसे, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्लान करेगा, वर्कर प्रोड्यूस करेगा, डू, सो थिंकिंग फंक्शन मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन फंक्शन एम्प्लॉय, फर्क समझ में आया। सो थिंकिंग मैनेजमेंट करेगा, इंप्लीमेंटेशन वर्कर करेंगे, और लास्ट में दोनों का प्रोग्रेस होगा, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी कैसे। उसने बोला आपने वर्कर को 100 पेन बनाने को बोला, 80 पेन बनाया तो उसको 100 रुपया पगार दो, पूरा पगार दो, 100 पेन बनाया तो 120 दो। तो प्रोस्पेरिटी कैसे, वर्कर को आउटपुट से भले कम ला रहा है, उसको पूरा पगार दो, वो खुश, 100 ला रहा है जितना बोला तो ज्यादा दो, और 110 120 ला रहा है तो और ज्यादा दो, मतलब वर्कर भी मोटिवेशन में काम करेगा। तो ये थ्योरी आज भी लागू होता है। तो उसने कुछ टेक्निक्स लाए, उसमें वर्क स्टडी कैसे, टाइम स्टडी, सोचो आपका आधे घंटे में एक चैप्टर होता है, तो एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, मेथड कैसे काम होता है, बॉडी के मोशंस क्या रहते हैं, थकान कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट थकान की वजह से है, ट्रक के एक्सीडेंट्स, टेक्निकल एरर बहुत कम, ब्रेक फेल 1000 ट्रक में से एक होगा या 10,000 में से एक होगा, क्या ट्रक वाला एसी तो अपने इंडिया में 2026 से आने वाला है, कंपलसरी किया है, ट्रक के चलाता है तो एसी रहता नहीं है, बारिश में ठंडक रहता है, गर्मी में तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर 15-15 घंटा जब चलाते हैं गाड़ी, तो नींद माइक्रो स्लीप बोलते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। आया समझ में। फिर इक्विपमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करो, 10 अलग अलग इक्विपमेंट मत रखो। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब मैनेजमेंट शुड प्लान, वर्कर शुड डू, वर्कर का अपॉइंट करो, उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है। और फिर फंक्शनल में
ये इतना बढ़िया प्लान था बट इतना महंगा था। अब सोचो, कंपनी में तुम जाओगे, तुम्हारा रिकॉर्डिंग अटेंडेंस लेने वाला कोई और, तुम काम करोगे, काम आज का काम एक अलग वर्कर देगा, फिर तुम्हारा टाइम मेजर करने वाला अलग वर्कर, पगार देने वाला अलग, इसको फंक्शनल बोलते हैं। इसने इतने सारे लोग को अपॉइंट कर दिया ना, रूटीन, इंस्ट्रक्शन, क्लर्क, ये सब अलग अलग क्लर्क हैं। आया समझ में? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हर जगह पे उसने लोग लगाए। मतलब एक आदमी झाड़ू मारेगा तो जिंदगी भर झाड़ू ही मारेगा और कुछ नहीं करेगा, इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, ये उनका मानना था। आइडिया बढ़िया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको हर जगह पे पगार देना पड़ेगा ना लोगों को। आज जापान का आदमी खुद झाड़ू मार लेता है, खुद वर्क मशीन में काम करता है, तो उनको दो अलग अलग लोग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में मैंने ऑलरेडी बताया, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, एक क्या था, 100 का आउटपुट दिया, टारगेट 80 बनाया तो 100 रुपए पगार दो, 100 रुपए बनाया तो 110 दो, 110 बनाया तो 125 दो, 120 बनाया तो 150 दो। पगार बढ़ते जाएगा तो वर्कर को भी मोटिवेशन आएगा। तो यहाँ पे हो गया। इस चैप्टर में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चैप्टर खत्म हो जाता है। तो थैंक यू, खत्म हो जाता है।